नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। मैं राजेश आज प्रस्तुत करने वाला हूं आपके लिए पुराने पेपर्स का विश्लेषण, जिसमें अपन बात करेंगे 2020 के पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन, 2021 के में और 2022 में आए। क्योंकि पीएससी का एक निश्चित ट्रेंड नहीं रहता, कहीं ना कहीं वो अपने ट्रेंड को बदलता रहता है और हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। क्योंकि 2023 का एग्जाम हमारे सर पर है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि 2020, 2021, 2022 को लेकर हम किस प्रकार से अपनी रणनीति तैयार करें, कैसे हम क्वेश्चन को फाइंड आउट करें, कैसे हम उन क्वेश्चन को डिकोड करें कि हमारा 2023 में अच्छा स्कोर हम कर सकें। तो मैं आपकी इसमें हेल्प करने वाला हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, तो बने रहिए मेरे साथ। देखते हैं अपन ज्योग्राफी के सेगमेंट पर जब हम चर्चा करते हैं तो हमारा ज्योग्राफी का सेगमेंट यूनिट 4 पर डिपेंड करता है। और यूनिट 4 पर हम जब सिलेबस की बात करते हैं तो बड़ा अच्छा सा सिलेबस है। भारत एवं विश्व के भूगोल में भौतिक भूगोल के अंदर जब हम चर्चा करेंगे तो हम पाएंगे कि सबसे पहले वो पूछ रहा है आपसे भौतिक भूगोल की विशेषताएं। तो भौतिक भूगोल हमको यदि पता है कि भौतिक भूगोल क्या होता है तो हम आराम से उसकी विशेषताओं को कैलकुलेट कर सकते हैं। भौतिक किसको बोलते हैं? भौतिक उसको बोलते हैं जिसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं भौतिक। एक भौतिक ऑब्जेक्ट को हम बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो हमें क्या देखना है इसमें? हमें ये देखना होगा कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर हमारी जो भौतिक चीजें हैं वो किस टाइप से हैं, क्या उनका आकार है और क्या उनका स्वरूप है, क्या उनका सेट पैटर्न है। सेट के साथ में पूछ रहा है वो आपसे प्राकृतिक प्रदेश। क्या पूछ रहा है आपसे? प्राकृतिक प्रदेश। क्योंकि हम भौतिक चीजों को, हमारी पृथ्वी को हम प्राकृतिक प्रदेशों में बांट देते हैं। प्राकृतिक प्रदेशों के यहाँ मायने हैं कि जैसे कि आपका हिमालय, मान लीजिए भारत के सापेक्ष क्या है आपका हिमालय प्रदेश एक अपने अलग विशेषताएं रखता है। फिर आ जाइए आप लोग, जैसे कि आपका यहाँ पर अपन देखें तो ये तटीय क्षेत्र अपना अलग विशेषताएं रखता है। थोड़े से और ऊपर को चलेंगे तो यहाँ पे थार मरुस्थल अपनी अलग विशेषताएं रखता है। कई सारी चीजें यहाँ भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए बंगाल की खाड़ी भी अपनी अलग विशेषताएं रखती है। और ये प्राकृतिक प्रदेश जो है कि अपना इम्पैक्ट करते हैं। यहीं से ऊपर की तरफ में आप देखेंगे कि उत्तर भारत का मैदान भी अपनी अलग विशेषताएं रखता है। तो ये हुआ भारत के सापेक्ष। अब बड़े पैमाने पर जब हम बात करते हैं, विश्व के सापेक्ष जब हम बात करेंगे तो आप गौर करो कि कई सारे महासागर हमको मिलेंगे, कई सारे सागर हमको मिलेंगे, खाड़ियां हमें प्राप्त होंगी, जल संधियां हमें प्राप्त होंगी, बड़े बड़े डिजर्ट हमको प्राप्त होंगे और भी कई सारे प्राकृतिक प्रदेश हमको प्राप्त होंगे। तो यहाँ कहने का आशय केवल इतना सा है उसका कि हम पृथ्वी की जो तमाम भौतिक विशेषताएं हैं उनको हम कैलकुलेट कर लें। हम उनके पर्वत, पठार, नदियां, खाइयां और भी प्राकृतिक प्रदेशों में, जैसे मान के चलो कि आपका जो दिखाई देता है ज्वालामुखी आपको दिखाई देते हैं, उनसे निर्मित हुए पर्वत आपको दिखाई देते हैं। उनके निर्माण काल को हम कैलकुलेट करें और उनसे जुड़ी हुई चीजों को भी हम क्या करें? कैलकुलेट करें। तो बड़े आराम से हम लोग यदि ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छे से हम यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी हम क्वेश्चन को तैयार कर पाएंगे और इससे रिलेटेड हम 2023 में भी अपना पैर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। थोड़ा आगे चलते हैं, हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन पर। हालांकि इसने बहुत अच्छे से लिख के दिया है कि वन वो पूछेगा, खनिज पूछेगा, संपदा पूछेगा, जल के बारे में चर्चा करेगा, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और सफारी। तो यहाँ हमें कोई झंझट नहीं होती।
या हम चाहें तो सीधा सीधा उसका आंसर हम जो है कि बहुत आराम से दे सकते हैं, बहुत आराम से हम चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आप गौर से देखो, कहीं ना कहीं यहाँ वाले सेगमेंट से भी काफी सारे डेप्थ में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। कैसे क्वेश्चन? जैसे कि कई सारे जो प्राकृतिक संसाधन है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि वन को ही ले लेते हैं हम लोग, तो वन भी कई प्रकार के पाए जाते हैं, क्योंकि भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर ये वन अलग अलग मिलेंगे। उनकी प्रजातियों के आधार पर, उनके जलवायु के आधार पर हमें वन अलग अलग मिलेंगे। और उसी पर यदि हम जो है कि पृथ्वी को जब हम कटिबंध में यदि बांट दें, तो उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण वन, ध्रुवीय, तो हमें जो है कि उनके प्रकार भी जो है कि कई प्रकार से कैलकुलेट करने को हमें मिल जाएंगे। अब उष्णकटिबंधीय में माय डियर फ्रेंड आपकी जलवायु अलग होगी, वन अलग प्रकार से पाए जाएंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अलग प्रकार से वन पाए जाएंगे, और ध्रुवीय में आपके अलग विशेषता वो रखेंगे। हालांकि भी क्वेश्चन काफी मोटे मोटे ही आए, आपसे वनों से सीधा सीधा पूछ लिया, उद्यान के बारे में पूछा गया, अभी आपसे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सीधा पूछा गया है, सीधा स्थान भी कैलकुलेट किया गया है कि वह कहाँ पर स्थित है। हो सकता है आगे चल के उसमें और बढ़ोतरी करें, हो सकता है और विशेषताओं को वो उनको ऐड ऑन करें। तो हमें इसके लिए क्या रहना चाहिए? सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सिलेबस को यदि हम डिकोड नहीं कर पाए तो माय डियर फ्रेंड वाकई में हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि सिलेबस एक न्यू की तरह है जो आपको फाउंड करता है। यदि मान के चलो कि एग्जाम्पल से समझते हैं, मान के चलो कि एक मकान है और उसको आपको न्यू तैयार करना है, और उस न्यू में आपका कंक्रीट का काम होना है, और वहां पर यदि 10 mm 18 mm का यदि सरिया लगना है, और आप मान के चलो कि वहां पर 5 mm को लगा देते हैं, तो क्या होगा माय डियर फ्रेंड? बताएं आप। जहां पर लगना था आपका 10 mm का सरिया और आपने लगा दिया माय डियर फ्रेंड 5 mm का, कितने दिनों तक आपकी न्यू चल पाएगी? मुझे नहीं लगता ज्यादा समय तक चल पाएगी। तो यही है सिलेबस। सिलेबस की इंपॉर्टेंस को आप समझें कि सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट है। सिलेबस इंपॉर्टेंट है बिल्कुल एक मकान की न्यू की तरह, और वो मकान क्या तैयार कर रहे हो? आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हो। तो आप समझ सकते हो कि ये सिलेबस आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा देने के बाद आप अपने भविष्य का निर्माण करोगे, आप विभिन्न पदों को प्राप्त करने वाले हो। तो जाहिर सी बात है कि हमें किसी भी प्रकार की कोताही ऐसा नहीं करना है कि हमें केवल 5 mm, मतलब कि आपको सिलेबस को डिकोड करने में कम मेहनत नहीं करना है, क्योंकि यही आपको बता पाएगा कि कौन से क्वेश्चन, कहां से क्वेश्चन कैसे आने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम नेक्स्ट को देखते हैं। हम लोग सामाजिक भूगोल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? समाज का जो भूगोल है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़े से आंकड़े आपके प्लस हो जाते हैं। क्या बोला गया आपसे? जनसंख्या जनांकी, डेमोग्राफिक जो आपके फैक्ट हैं वो आपके क्लियर होना चाहिए आपको। जनसंख्या क्या होती है, वृद्धि उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता, आर्थिक गतिविधियां, साथ में थोड़ा सा आर्थिक गतिविधियां भी जुड़ा हुआ है, जैसे कि रोजगार के आंकड़े भी हो सकते हैं, सेवा क्षेत्र के आंकड़े भी हो सकते हैं, प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र के आंकड़े हो सकते हैं। तो इस टाइप के आंकड़े भी आपके यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। हालांकि आंकड़ों का एक बढ़िया कैलकुलेटिव हिसाब रहता है, और वो बाकायदा जो है कि कई सारी रिपोर्ट्स आपको मिल जाती हैं। बड़े आराम से जनसंख्या रिपोर्ट आप टैली कर सकते हो। 10 वर्ष की जनसंख्या आपकी कैलकुलेट होती है। पिछली जो जनसंख्या है आपकी 2021। तो हमेशा दिमाग में रखें कि जो प्रमाणिक आंकड़े हैं हम उसी को लें। 2021 की जो जनसंख्या रिपोर्ट है हमें उसी को अपना आधार बनाना चाहिए। तो ये बड़े आराम से आपके आंकड़े अवेलेबल हो जाएंगे। और हमारा संस्थान हेलो सर पर भी आपको ये आंकड़े पीपीटी के फॉर्मेट में, पीडीएफ के फॉर्मेट में, सब वीडियो के फॉर्मेट में, सभी सोशल मीडिया चैनल्स पे आपको ये आंकड़े
मिलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आंकड़े कहाँ से मिलेंगे, बाकी वैसे बुक्स में है भी, लेकिन सब जगह मिलेंगे, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आर्थिक भूगोल को। आर्थिक भूगोल में क्या चर्चा कर रहा है वो आपसे कह रहा है कि आप जो है कि प्राकृतिक और मानवीय संसाधन किसको ले लें माय डियर फ्रेंड? प्राकृतिक जो नेचर ने हमें दिया है वो चीज हम ले लें, तो नेचर की सारी पृथ्वी हमारी नेचर की ही है। और साथ में मानवीय संसाधन, तो मानवीय संसाधन से आप समझ सकते हो ह्यूमन रिसोर्स, जो मानव है, मानव कितना अवेलेबल है और कितना श्रम वो प्रदान कर सकता है, कैसे अपनी आर्थिक गतिविधियों को संचालित कर सकता है। तो यहाँ पर स्पेशली हालांकि उन्होंने दिया है कि हमें उद्योग ज्यादा लेना है और यातायात लेना है, लेकिन एक बात आप लोग दिमाग में रखें बिल्कुल कि जरूरी नहीं है कि वो आपसे केवल और केवल उद्योग या यातायात के बारे में पूछे, वो आपसे और भी चीजें, क्योंकि प्राकृतिक जो चीजें हैं काफी सारा बड़ा सेगमेंट है। मानवीय संसाधन भी अपने आप में बड़ा सेगमेंट है। अब मानव होंगे तो रोजगार भी होगा, बेरोजगार भी होगा, कुछ वो खाना भी खाएगा, निर्धनता भी होगी, अमीरी भी होगी, गरीबी भी होगी, काफी सारे आंकड़े भी हमारे यहाँ पर प्लस हो जाते हैं। तो हमें उन पर भी जो है कि थोड़ा सा दृष्टि डाल लेना चाहिए। आगे चलें थोड़े से। नेक्स्ट में आपको बता रहा है आपका सिलेबस कि विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां, पर्वत, इन पर आप चर्चा कर लें। तो बड़े अच्छे से आप लोग जानते हैं कि विश्व के महाद्वीप कॉन्टिनेंटल क्या है, उत्तरी अमेरिका क्या है, एक कॉन्टिनेंटल है, दक्षिण अमेरिका क्या है, एक कॉन्टिनेंटल है, भारत उपमहाद्वीप है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंटल है। तो ऐसे करके हमें उनको देखना है। अब यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। हालांकि जब कॉन्टिनेंटल को देखोगे तो अच्छा खासा एक बड़ा सेगमेंट आपका तैयार होता है। आप गौर से देखिए, उसके अंदर काफी सारी विशेषताएं हैं, काफी सारी चीजें हैं, उनके आकार प्रकार से लेकर कहाँ वह अवस्थित है उसको लेकर, कितने अक्षांश, कितने देशांतर, किस कटिबंध में है। जाहिर सी बात है कि जैसे हम इंडिया की ही बात करते हैं तो कहाँ पर है आपका इंडिया? यहाँ पर अवस्थित है। इंडिया कहाँ पर अवस्थित है? यहाँ पर। गोलार्ध की हम बात करें तो गोलार्ध को हम देशांतर के हिसाब से दो भागों में बांट सकते हैं। ये आपका हो गया कौन सा वाला? पूर्वी। और ये आपका कौन सा हो गया? पश्चिमी। ये आपका किस हिसाब से बांटा? देशांतर के हिसाब से। ये 0 डिग्री कौन सी होगी? ग्रीनविच। यदि हम अक्षांश के हिसाब से बांटे इसको, तो अक्षांश के हिसाब से भी हम उसको दो भाग कर सकते हैं। ये आपका कौन सा अक्षांश हो गया? उत्तरी वाला, उत्तरी गोलार्ध। और ये आपका कौन सा हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। अब इनके अंदर जो महाद्वीप है, महाद्वीप के साथ साथ बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर है, आपका अटलांटिक महासागर है, अंध महासागर है। तो आप देखो कितने सारे महासागर हैं, उसके साथ छोटे छोटे सागर भी आपके हैं, खाड़ियां भी हैं जहां जल पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये बनती है आपकी क्या? खाड़ी। जैसे कि भारत के गुजरात के तट पर पहली यहाँ पर कौन सी है? कच्छ की खाड़ी। यहाँ पर कौन सी है आपकी? खंबात की खाड़ी। तो ये आकार से भी आपका रिलेटेड कर रहा है, भौतिक विशेषताओं की भी बात कर रहा है, और यहाँ भी वही चीज आपकी रिलेटिव हो रही है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि आकार प्रकार के साथ साथ विश्व के महाद्वीप में बहुत सारी चीज हो सकता है। आपसे बनना, निर्माण के समय की बात पूछ ले कि कब, जैसे कि हिमालय पर्वत आपका कब बना हुआ है, काल भी पूछ सकता है, कैसे बना है उसका प्रकार भी पूछ सकता है। तो कहने का आशय हमें उसको मल्टी डायमेंशन में टॉपिक को लेना है। कभी ऐसा नहीं करना है कि हमें केवल इतना सा लिख दिया यदि तो हम केवल महाद्वीपों को नाम लिख लें कि भाई एशिया महाद्वीप यहाँ पर है, यूरोप यहाँ पर है। वो पूछ लेगा कि भाई एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है, तो पता नहीं कि यूराल पर्वत ही अलग करता है। तो कई बार आपकी गड़बड़ होगी, पता नहीं काला सागर कहाँ पर है, कहाँ पर भूमध्य सागर है, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी माय डियर फ्रेंड। हमें उसको गंभीरता से लेना है।
क्योंकि ये आपका जो एग्जाम है वो आपको एक ऑफिसर बनाने के लिए है, वो आपको चपरासी नहीं बना रहा माय डियर फ्रेंड, ये ध्यान रखें। वो आपको क्या बना रहा है, एक ऑफिसर बना रहा है। तो इतना आसान नहीं होगा आपके लिए कि बस इतना सा कैलकुलेट कर लिया कि हमारा एशिया कहाँ पर है, अफ्रीका कहाँ पर है, तो ऐसा नहीं, उसके हमें अंदर जाना पड़ेगा, उसको हमें देखना पड़ेगा। चले अपन नेक्स्ट टॉपिक की और थोड़ा सा और बात करते हैं, फिर हम जो है कि इसके पुराने क्वेश्चंस को कैलकुलेट करेंगे, तो थोड़ी सी और आपकी समझ को हम क्या करेंगे, बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्रयास है कि मैं आज आपको सिलेबस से संबंधित प्लस उससे कैसे क्वेश्चन हम निकालते हैं वो मैं फाइंड आउट कर सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है विश्व के प्राकृतिक संसाधन। कई सारी चीजें हमारा जो आपके नेचुरल रिसोर्स हैं, कैसे कोयला नेचुरल रिसोर्स है, पेट्रोल नेचुरल रिसोर्स है, जितने भी हमारे खनिज हैं, चाहे वो लोहा हो, बॉक्साइट हो, कॉपर हो, एल्युमिनियम है, कुछ भी हो, वो सारे के सारे। देन इसके साथ साथ और भी सारी चीजें जो है कि आपकी चाहे वो खनन करके प्राप्त हो, चाहे ऊपरी सतह पे, चाहे आपके वन हो, क्या है आपका, ये भी आपका प्राकृतिक संसाधन है। चाहे आपके जीव हो, जीव भी आपका प्राकृतिक संसाधन है। चाहे आपकी मृदा हो, मृदा भी माय डियर फ्रेंड आपका प्राकृतिक संसाधन है। चाहे आपके जो भी पर्वत, पठार, नदियां, नदियां बड़ा जल स्रोत है। कितनी सारी एनर्जी जो है कि वहां से हम कंज्यूम करते हैं, कितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी हम उससे पैदा करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हर चीज को जो भी हमें प्रकृति ने दिया है, हम उस रिसोर्स का क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जिसका हम यूटिलाइज कर रहे हैं, जिससे हमारा मानवीय जीवन एक बेहतर की तरफ जा रहा है, तो समझ लीजिए कि वो सारा का सारा हमें प्राकृतिक संसाधन हमें बहुत अच्छे से देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों। तो दो चीजें हालांकि उन्होंने क्लियर करके दिया है आपको कि आपको परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को लेना है। तो परंपरागत कौन सा, जिनको हम हमेशा से यूज कर रहे हैं, कोयला, पेट्रोल, खनिज, वनों का भी हम हमेशा से यूज कर रहे हैं, जल का भी हम, जीवों का भी, मृदा का भी। ये सारे के सारे कैसे हमारे स्रोत हैं, सारे के सारे परंपरागत हैं। हम कई वर्षों से लगातार हम इनका यूज करते आ रहे हैं। गैर परंपरागत जो न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे पवन ऊर्जा, हम पहले से इस ऊर्जा का इतना अच्छे से बेहतर उपयोग नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे हमने पवन चक्कियों का निर्माण किया, हमने पवन ऊर्जा को प्राप्त किया। आगे चलते हैं हम इसी में। बायोमास, जो हमारे वेस्टेज रहता है हमारा, जो आपका कचरा, हम उससे भी आज की तारीख में ऊर्जा बना रहे हैं। भूतापीय ऊर्जा, तो ऐसे कई सारे सेगमेंट हैं जिनसे हम आज की तारीख में ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। तो आपको समझ आया कि परंपरागत में हमें क्या लेना है और गैर परंपरागत में हमें क्या लेना। अब यदि इनके क्वेश्चंस की बात करें तो माय डियर कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। कहाँ वह है, बिल्कुल बन सकता है, क्या दिक्कत है। कितना प्रोडक्शन होता है, उत्पादन से संबंधित बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। कहीं उसकी कोई रेंज है तो बिल्कुल रेंज से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। कोई उसकी स्पेशल विशेषता है तो विशेषता से संबंधित भी क्वेश्चन बन सकता है। मान के चलो कि उसमें अच्छी क्वालिटी का कोयला नहीं मिलता, रद्दी क्वालिटी का मिलता है, कहीं आपको अच्छी क्वालिटी का लोहा मिलता है, कहीं आपको रद्दी क्वालिटी का मिलता है। जैसे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश किस लिए फेमस है हमारा, हीरा। तो देखो एक विशेषता निकल के आई, शायद पिछले बार में जो कि आपका हीरा से संबंधित क्वेश्चन भी आया था। तो जो जहां जहां मिलता है, कहाँ उत्पादन, रेंज, विशेषता और भी तमाम चीज, आंकड़े भी हो सकते हैं, कितनी मात्रा में मिल सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता भाई, बिल्कुल पूछ सकता है। चलिए
तो ये क्लियर हुआ आपको कि कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा प्रयास करना है, उस सिलेबस को क्या करना है, बहुत अच्छे से रखना है, और रखने के साथ साथ उसको क्या करना है, पूरा उसको बार बार पढ़ो। मेरा तो कहना है कि आप रोज पढ़ा करें। जब आप रोज पढ़ोगे तो उससे कैलकुलेट करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको निकालने चाहिए, उसको कैलकुलेट करें कि नेक्स्ट ईयर जो कि आपके क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं। एक बार और रिकॉल कराता हूं मैं आपको, भौतिक भूगोल, जहां हम विशेषताओं के बारे में चर्चा करना है। विशेषताएं मैंने आपको बताई, कई सारी विशेषताएं हो सकती हैं आपकी। प्राकृतिक प्रदेश जो हम कटिबंध में भी बांट सकते हैं, कई सारे प्राकृतिक प्रदेश हो सकते हैं हमारे, ध्रुवीय प्रदेश हो सकता है, अल्पाइन प्रदेश हो सकता है, वनों से संबंधित हो सकता है, समशीतोष्ण हो सकता है, शीतोष्ण हो सकता है, विषुवतरीय प्रदेश हो सकता है, ध्रुवीय प्रदेश हो सकता है। इसके अंतर्गत तमाम जल की टोपोलॉजी संबंधी विशेषताएं, तमाम विशेषताएं हमें यहाँ पर देखना चाहिए। वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्य जीव, ये आपके टॉपिक उथले टॉपिक भी हैं, लेकिन ध्यान रखें डाटा बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि आपके, मैंने कहा कि उथले हैं तो ऐसा नहीं, डाटा बहुत ज्यादा इनके अंदर है। तो हमें यहाँ पर रगड़ा मारना पड़ेगा, बार बार क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रिवीजन करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। और आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें धार देने के लिए हम आपके साथ हैं, तो टेंशन लेने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम लोग बिना किसी देरी किए कि हमारे जो है कि पिछली बार जो है कि हमारे कैसे क्वेश्चंस हमारे बने थे। तो हमारा टॉपिक है 4.1 से हालांकि कुछ नहीं बना, 4.1 आपकी विशेषताओं से था। हम बात करेंगे यहाँ पर 20 को लेकर, 21 को लेकर और 22 को लेकर, ठीक है ना। हम बात करेंगे 20 को लेकर, 21 को लेकर, 22 को लेकर। अब आप सोच रहे होंगे कि आपका 23 का एग्जाम है, लेकिन ये आपको 20, 21, 22 की क्यों बात कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, हमें पता करना चाहिए कि 20 में किस टाइप से क्वेश्चन रहे, 21 में किस टाइप से क्वेश्चन रहे और 22 में किस टाइप के क्वेश्चन रहे। तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि 2023 में आपके किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि पीएससी का जो ट्रेंड रहा है वो अपनी चीजों को थोड़ा क्लिष्ट बनाता है। वो ऐसा नहीं करता है कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दे दिया तो फिर आगे चल के आपसे कठिन नहीं पूछ सकता है। तो आप इस मिथक में बिल्कुल ना रहें कि आपसे यदि कोई चीज सरल पूछी गई है तो उस टॉपिक से आपसे कोई कठिन क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। हमें सरल सरल देख लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें उसमें थोड़ा सा गहन जाना होगा। यदि आप वाकई में बनना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि आप बिल्कुल गहनता की ओर जाएंगे। चलिए 20 में पहला क्वेश्चन था आपका, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, आध्यात्मिक खनिज की बात की। तो जाहिर सी बात है 4 खनिज दिए होंगे और उसमें क्या पूछा उसने, आध्यात्मिक खनिज आपसे पूछा। तो जाहिर सी बात है उसका संगमरमर। तो धात्विक, आध्यात्मिक, बढ़िया कक्षा 6 में आप लोग पढ़ते हो, हालांकि तो बहुत सरल है कि धात्विक खनिज क्या होते हैं, आध्यात्मिक खनिज कौन से होते हैं, कहाँ तार खींचे जा सकते हैं, किसकी चादरें बनाई जा सकती हैं, किसकी चादर नहीं बनाई जा सकती। तो धात्विक अनाध्यात्मिक में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि बहुत सरल क्वेश्चन था, संगमरमर इसका आंसर था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्यापारिक फसल से संबंधित। तो जाहिर सी बात है फसलों का प्रकार, वन के साथ साथ फसल क्या है, एक प्राकृतिक रिसोर्स है। क्या है माय डियर फ्रेंड, फसल क्या है, एक प्राकृतिक रिसोर्स है। जिस प्रकार से वन हमारा रिसोर्स है उसी प्रकार से हम फसल भी कहाँ से पैदा करते हैं, मृदा से पैदा होती है। जब हम बीज बोते हैं तो हम फसल पैदा कर पाते हैं। तो उन्होंने ये पूछा कि जब प्रकार में बांटा गया तो खाद्यान्न हमारा होता है, खाद्यान्न के साथ साथ हमारे खाने वाली फसल, फिर नगदी फसल भी होती है। हम नगदी फसल को ही माय डियर फ्रेंड व्यापारिक फसल बोलते हैं, जिनका हमें क्या करना है, व्यापार के दृष्टिकोण से। यहाँ बीच में एक फसल और आती है, उसको बोलते हैं हम लोग जायज फसल, जायद। जायद से मेरा आशय है, जायद कौन सी फसल है, जायद वो फसल है जो 2 फसलों के बीच में ली जाती है। जैसे रबी की फसल जो कि आपकी गर्मियों की फसल है, खरीफ की फसल जो अभी बरसात की फसल है। तो 2 फसलों के बीच में जो फसल आती है उसको हम बोलते हैं जायद फसल। जैसे कि आपका क्या हुआ, ककड़ी, ये कौन सी फसल है, जायद है। तरबूज, ये कौन सी फसल है, जायद है। ठीक है ना, समझ आया। चलिए, तो यहाँ पर बाजरा कौन सी, यहाँ पूछा गया कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है, तो बाजरा कौन सी है, खाद्यान्न फसल है।
हम खाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। आगे बढ़ें। आगे आपसे पूछा गया है सागौन का सर्वाधिक क्षेत्र, मतलब ये क्या किससे पूछा गया? आपसे प्रजाति के हिसाब से पूछा गया। किसके हिसाब से पूछा गया माय डियर फ्रेंड? प्रजातियों के हिसाब से। तो सागौन यदि आपसे पूछा है तो थोड़ा आप कैलकुलेट करें। क्या सागौन ही पूछेगा आपसे? वो आपसे साल नहीं पूछ सकता, वो आपसे बांस भी पूछ सकता है, और भी प्रजातियां हैं। मान के चलो यदि वैश्विक दृष्टिकोण से हम आपको देखें तो मोहगनी क्यों नहीं पूछ सकता है? चीड़ क्यों नहीं पूछ सकता है? शीतोष्ण का है वह, शीतोष्ण प्रजाति का वन चीड़। लंबेदार देवदार वृक्ष क्यों नहीं पूछ सकता? ठंडे प्रदेशों में देवदार वृक्ष पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वैश्विक दृष्टिकोण से हमें भारत और विश्व का भूगोल को देखना होगा। अभी सरल है आपका मामला कि चलो ठीक है, आपको 20 में क्या बन गया? सागौन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट आपका है खनिज पदार्थों का भंडार, तो भारत का ही क्वेश्चन पूछा गया। छोटा नागपुर का पठार, झारखंड में आपका छोटा नागपुर का पठार वेरी करता है, तो आपसे बड़ा सरल सा क्वेश्चन पूछा गया था। कहां पर हमें? तो यहाँ पे खनिज बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है ना। झारखंड को आपका पिट्सबर्ग भी वहीं पर उपस्थित है, आपका जमशेदपुर। तो इस टाइप से कुछ पूछी चीजें भी पूछी जा सकती हैं, जैसे कि मैनचेस्टर बिल्कुल पूछा जा सकता है। मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? जहां पर सूती वस्त्र उद्योग काफी मात्रा में है। हालांकि मैनचेस्टर कहां पर? उत्तर अमेरिका में है। पिट्सबर्ग भी आपको उत्तर अमेरिका में है, लेकिन भारत का पिट्सबर्ग कहां पर है? आपका जमशेदपुर। आगे चलते हैं। तो इस टाइप की विशेषताओं की आपको कैलकुलेट करना होगा, ऐसा नहीं कि वो आपका छोटी चीजें ही आपने देखी कि भाई भंडार कहां पर है तो केवल हम क्या करें? केवल भंडार ही देख लें, ऐसा नहीं। हमें और भी चीजों को कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ये मैं सेगमेंट पर चर्चा कर रहा हूं, ये है आपका कहां का? 2020 का, और अब आ गया है 2023। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 2021 में क्या पूछा गया आपसे? तो देखिए आप चट्टान में, किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? अब ये प्राकृतिक विशेषताओं से ही है, क्योंकि चट्टान कहाँ है? सोर्स कौन सा है? प्राकृतिक ही है, ये पहले सेगमेंट से ही है, प्राकृतिक विशेषताओं से ही है। तो परतदार या अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें भी होती हैं, अवसादी चट्टानें भी होती हैं, और आपकी कायांतरित चट्टानें भी होती हैं। प्रारंभिक जो चट्टान होती है वह आग्नेय चट्टान कहलाती है। अवसाद से जमा होकर, जो नदियों के द्वारा, समुद्र के द्वारा, महासागरों के द्वारा जो जमा होकर, निक्षेप होकर जो चट्टानें परतदार परत बनती हैं, उनको हम बोलते हैं अवसादी चट्टानें बोलते हैं। और आग्नेय चट्टान आपकी चट्टान का मूल रूप है, जो कि आपका ज्वालामुखी से बनता है। और नेक्स्ट थर्ड नंबर क्या होती है? आपकी कायांतरित चट्टानें। तो दोनों का ताप, दाब आदि कई प्रक्रमों से यदि आपका गुजर कर चट्टान अपना रूप, आकार या व्यवहारिक रूप से विशेषता को चेंज कर ले, तो उसको बोलते हैं हम लोग रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। तो अभी केवल ये पूछा गया है कि कोयला कौन सा है भाई, कहां पाया जाता है? तो भाई वो परतदार अवसादी चट्टानों में। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, चट्टानों की विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं, चट्टानों की विशेषताएं भी हमें कैलकुलेट करना चाहिए। और भी बहुत कुछ है जो कि मैं आगे के सेगमेंट पे आपको ले चलूंगा। ज्योग्राफी की स्टडी आपको मैं ही कराने वाला हूं इसी चैनल पर, तो बिल्कुल प्रॉपर आप मेरे वीडियो को देखते रहें, और आगे आपको काफी सारी जानकारी जो आपको 2023 के एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करेगी, आपको तैयारी कराएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कार्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, उत्तराखंड में है। ये तो कोई भी छोटा बच्चा भी बता देगा। आगे आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिले, तो मतलब आपसे क्या पूछ लिया गया? नहर संबंधी पश्चिमी जिलों की कृषि गतिविधियों संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान का नाम है, तो आप देख सकते हो कि राजस्थान कैसा प्रदेश है? मरुस्थलीय प्रदेश है। तो वहां पर पानी की वैसे ही कमी है, नदियां भी कमी है। तो वहां पर हमने क्या किया? भारत सरकार ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना चलाई,
जिससे वहाँ की चीजें बदल गई। अब वहाँ पे कृषि का उत्पादन होने लगा। तो बड़ी थोड़ी सी टिपिकल चीज थी, लेकिन यह है कि हमें देखना चाहिए, इस प्रकार से भी हमें चीजों को कैलकुलेट करना चाहिए। हमें इतना ही नहीं देखना चाहिए कि ये नहर यहाँ से निकलती है, यहाँ चली गई, इस नदी से निकलती है, इस नदी को चली गई, ये तो हमें देखना भी है, लेकिन रूपांतरित क्या हुआ। अब रूपांतरित के साथ साथ हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि भाई उस नहर पर कोई डैम यदि बन रहा है तो डैम हम कैलकुलेट करें, वो कौन सी परियोजना का हिस्सा है, बिल्कुल पूछ सकता है। वह किस सन में तैयार हो रहा है, वही भी पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है। मान के चलो कि पंचवर्षीय योजना भी पूछ सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में चल रहा है। आगे चलें 2020 के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो जब हम देखते हैं कि 2020-21 में कौन सा राज्य जो है कि मूंगफली, अब मूंगफली कैसा है, हमारी कौन सी फसल है आपकी, तेल वाली, तिलहन वाली फसल है। मूंगफली से हम क्या निकालते हैं, तेल निकालते हैं। तो हमारी कौन सी फसल है आपकी, तिलहन। जो दाल होती है उसको हम कैसे बोलते हैं, दलहनी फसलें। तो सबसे बड़ा केवल क्या पूछा, टॉप टू बॉटम, बस, इसके अलावा कोई बात ही नहीं की अभी। मतलब बहुत ही सरल सेगमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि टॉप पर कौन है। तो टॉप पर आपको 4 ऑप्शन थे, आप बता दो कि भाई गुजरात टॉप पर है। यहां से भी कई सारी चीजें पूछ सकता है भाई। हम यदि यही कैलकुलेट करें कि केवल टॉप टू बॉटम पूछेगा तो थोड़ा सा हम तैयारी की ओर नहीं है, कहीं ना कहीं हम तैयारी में थोड़ा सा फिसड नहीं है। हमें क्या क्या और देखना चाहिए इसमें, देखने को हालांकि बहुत कुछ है, लेकिन कम से कम टॉप टू बॉटम के साथ में कहीं ना कहीं हमें मात्रा, मतलब प्रोडक्शन से संबंधित जानकारी हमें देख लेना चाहिए कि कहां पर प्रोडक्शन, किस राज्य में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, कौन सा राज्य कौन से क्रम पर है। अब जाहिर सी बात है कि अभी आप गौर से देखिएगा कि मध्य प्रदेश को कृषि में पिछले 5-6 वर्षों से लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है। तो भाई मेरे, उसमें आप जो है कि क्या देख सकते हो, पुरस्कार भी देख सकते हो, वो भी इसी का ही हिस्सा है, आप इसको पृथक नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं वो विशेषता कहां से रिलेट हो रही है, इसी सेगमेंट से रिलेटेड हो रही है। आगे चलें, आगे आपसे 2021 में पूछा गया है सुंदरबन। सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन है। तो वनों के कई प्रकार, जो मैं सिलेबस में भी चर्चा कर रहा था, जब मैंने आपसे कहा था तटीय, अल्पाइन, शीतोष्ण, समशीतोष्ण, इस टाइप के कई प्रकार के जो वन होते हैं, तो उसमें एक विशेषता है आपकी तटीय और ज्वारीय वन। ज्वार, दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार, यदि आपने ज्वार समझा हो कि जब आपका वाटर स्थल में प्रवेश कर जाए, कहां प्रवेश कर जाए, स्थल में प्रवेश कर जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ज्वार। और जब पानी, स्थल का पानी बाहर आ जाए, मतलब स्थल से बाहर की ओर, तो उसको क्या बोलते हैं, भाटा। चलिए आगे चलते हैं, आगे ले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आपको 2020 में एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया, कथन से रिलेटेड था आपका। तो कथन था आपका, उसका एक कारण दे रखा था आपका। कथन क्या था आपका, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जो कि मुख्य गेहूं उत्पादक राज्य हैं, और रीजन क्या दिया गया था कि यहाँ पर भूमि बहुत अच्छी है, शीतकाल में टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, और लगभग वर्षा जो है कि 75 सेंटीमीटर होती है। अब देखो, हमको यहाँ पर पूरी गेहूं की विशेषताएं कंप्लीट होना चाहिए कि गेहूं जो हमारा है, हमारा जो गेहूं है, यदि सारी विशेषताओं की बात करें, हालांकि इस वीडियो में मैं सारी विशेषताएं डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ एक विशेषताओं की हम लोग चर्चा करते हैं। ग्रैमनी कुल का पौधा है। कौन से कुल का पौधा है, ग्रैमनी कुल का पौधा है। साथ ही साथ यदि हम कटिबंध की बात करें तो ये जो है कि आपका शीतोष्ण कटिबंध का पौधा है। कौन से कटिबंध का पौधा है माय डियर फ्रेंड, शीतोष्ण कटिबंध का पौधा है। क्योंकि यदि इसका आंसर हमें बेहतर तरीके से देना है, तो आंसर में क्या बोल रहे हो आपसे, ए एवं आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तो हमें यदि पकड़ना है आंसर को, तो हमें पता होना चाहिए कि गेहूं के लिए आवश्यक दशाएं क्या होनी चाहिए। तो गेहूं के लिए जब हमारा बोया जाता है तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और जब हमारा गेहूं को हम काटते हैं तो 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा होना चाहिए। इसके साथ साथ
उर्वर भूमि, जाहिर सी बात है कि उर्वर भूमि हो। वर्षा की मात्रा, तो गेहूं हमारा बड़े आराम से 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा में इजीली हो जाता है। लेकिन दिमाग में रखना है कि हमारा जो भारत है वह है उष्णकटिबंधीय में, और पौधा कौन सा है? गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय का पौधा है। बेसिकली कहाँ का पौधा है? शीतोष्ण कटिबंधीय का। तो एक बात को अपने दिमाग में रखें। देखो आप 75 सेंटीमीटर तो बिल्कुल सही है। 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, देखिए आप, ये भी बिल्कुल सही है। तो मतलब कि जो रीजन दे रहा है वो रीजन एकदम करेक्ट है। और आपको पता भी है कि हरित क्रांति जब हमारी 1967 में लाई गई तो हमारा यही क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये प्रमुख क्षेत्र थे। यहाँ पर हमने जो है कि गेहूं और चावल की फसल, 2 फसलों से हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाया है। पहले हम जो है कि गेहूं हम बाहर से उधार लेते थे। आपको सुनकर शायद हैरानी होगी, विश्व से, संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोग यूरोप से गेहूं उधार लिया करते थे। आज हम गेहूं सरप्लस में जाते हैं। तो इसका मूल श्रेय जाता है आपका किसको? 1967 हरित क्रांति का। तो कितने सारे सेगमेंट हमें कंप्लीट करना है, इसमें और डिस्कस हम आगे के ज्योग्राफी के वीडियोस में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बड़ा आसान होता है, इसमें 3 कम से कम सुमेलित हैं और चौथा सुमेलित नहीं होगा, तो इसमें ज्यादा आवश्यक नहीं है। मिजोरम स्थित फांग पुई, इसे एक नाम से और जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि केवल नाम उपनाम पर ही चर्चा कर रहा है, तो आसान है, हम इसको आगे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक भूगोल, जनसंख्या संबंधी आंकड़े, डेमोग्राफिक, जिसमें आपसे क्या है आपका टॉपिक? जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता दर, वृद्धि दर, ये सारे के सारे हमारे सेगमेंट रहते हैं। तो 20 में आपसे क्या पूछा गया? 20 में आपसे पूछा गया है 2011 की। देखिए मैंने आपसे कहा भी था कि अभी जो आधार वर्ष है हमारा, हमारी जो पिछली रिसेंट जो आपकी जनसंख्या है वो है 2021 की जनसंख्या। हमारी जो जनसंख्या कैलकुलेट होती है प्रति 10 वर्ष में कैलकुलेट होती है, और हम इसे प्रति वर्ष जो है कि 1881 से कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ये कितनी पूछ रहा है आपसे? ये 2011 के बारे में पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है? 10 की वृद्धि दर, मतलब कि इससे 10 साल पहले 2010 से 2011 में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई वह न्यूनतम रही। तो कहां पर रही? नागालैंड में। तो आपसे पिछले सेगमेंट पे ले गया, मतलब कि आपको 2010 भी देखना पड़ेगा इस आंसर को लगाने के लिए, 2011 भी देखना पड़ेगा, और अब आपका आ गया 2021। तो बताओ आपका पेपर जो है कितना सरल है कि हमें गहन जाना है? तो माय डियर फ्रेंड, इतना सरल नहीं है, क्योंकि वह अधिकारी बनाने के लिए आपको पेपर ले रहा है, आपसे वो मजाक कराना नहीं चाहता। ध्यान रखना, 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का प्रतिशत क्या रहा? तो नगरीकरण जितना भी प्रतिशत रहा वो सीधा कैलकुलेट हम कर सकते हैं, 31.15%। नेक्स्ट हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो हमारी कहां पे थी? मेघालय में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही। 2011 का एक और सेगमेंट में क्या पूछा है आपसे? महिला साक्षरता की दर के बारे में पूछा है। तो आपके सब सेगमेंट से आपका क्वेश्चन बन गया, वृद्धि से भी बना, आयु, साक्षरता, लिंगानुपात, सारे सेगमेंट से लगभग वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी माय डियर फ्रेंड आपसे भारत के बारे में पूछा है, और मध्य प्रदेश के सेगमेंट पे आपसे मध्य प्रदेश की जनसंख्या भी आपसे पूछी जाती है। तो आप क्या करें, भारत और मध्य प्रदेश दोनों की जनसंख्या को आप पैरेलल लिखें, और एक कंपैरिजन करते हुए आप दोनों चीजों को आप प्रस्तुत करें। और चाहे तो एक तख्ती बनाएं बढ़िया, और बिल्कुल दीवार पर जहां पढ़ते हो टाप टांग दें, क्योंकि आंकड़े इतने इजीली, इतने आसानी से आपको कैलकुलेट नहीं होते, इतने आसानी से आपको याद भी नहीं होते। तो मैं तो ये कहूंगा आपसे कि बढ़िया एक तख्ती बनाएं और उसको अपने जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पर उसको रख दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4.4 हमारा आर्थिक भूगोल, जो कि आपका प्राकृतिक और
मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात के संसाधनों की बात करता है। यहाँ पर 2020 में आपसे क्या पूछा गया? पवन ऊर्जा, जो लास्ट सेगमेंट था आपका कि ऊर्जा में परंपरागत और गैर परंपरागत की बात करना थी, तो वहां पे आपका पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा कौन सा वाला है आपका? गैर परंपरागत। आपका नेचुरल रिसोर्स भी है, प्राकृतिक संसाधन भी है, तो बिल्कुल पूछ सकता है। तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा कहां पर है? तमिलनाडु एवं गुजरात। उर्वरक उद्योग, जाहिर सी बात है कहां से पूछ लिया उसने? उद्योग से पूछ लिया आपसे क्वेश्चन। तो कच्चा माल नहीं है, 4 ऑप्शन होंगे, एक कोई उसका कच्चा माल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या पूछा? भारत में पवन ऊर्जा क्षमता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं? देखो आप रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका मायने कि कुछ क्वेश्चन आपके क्या हो सकते हैं? रिपीट भी हो सकते हैं। थोड़ा बहुत डाटा वाटा चेंज करके आपको रिपीट कर दिया। क्या कह रहा है वो आपसे? पहला, पवन ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। तो हमें पता हो कम से कम हमारे पास में जो है कि ऊर्जा यदि रिपोर्ट हम डिस्कस करते हैं, ऊर्जा रिपोर्ट पर बहुत अच्छे से चर्चा करते हैं, तो ये सारे फंडे आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, हम आपको सारी रिपोर्ट्स पर चर्चा कराएंगे और सारी रिपोर्ट्स को बाकायदा पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रस्तुत भी कराएंगे। हमारी टीम आपके साथ लगी हुई है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गुजरात में देश की पवन ऊर्जा का क्षमता 22% है। अभी हम पिछले पेपर को ही देख लें तो जाहिर सी बात है कि तमिलनाडु और गुजरात, यदि आप टिक करके आए हो, आप अच्छे स्टूडेंट, तो आपने देखा होगा कितना प्रतिशत यहाँ पर है और कितना प्रतिशत यहाँ पर है। 2021 में तमिलनाडु की पवन ऊर्जा क्षमता देश की कुल क्षमता का लगभग 24% थी। और लास्ट जो सही आंसर है पवन ऊर्जा, कौन सा कथन सही नहीं है माय डियर? ये सही आंसर नहीं है, ये एक्चुअल में गलत है, लेकिन क्वेश्चन पूछा ही ऐसा गया है। तो ये बिल्कुल दिमाग में रखना, कई बार जो कि नहीं ऐसा गलती कराता है कि आपसे वो टिक हो जाएगा। ओएमआर सीट पे जहां एक बार टिक हो गया मतलब हो गया। तो बिल्कुल इस बात का नहीं का विशेष ख्याल रखें आप लोग। पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश देश में 30 स्थान, तो बिल्कुल नहीं है। इसका स्थान जो है कि आपका शायद 5वां है, यदि मैं गलत नहीं हूं तो देखते हैं, चेक कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2022 में लौह अयस्क के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वही क्वेश्चन है, कथन सही नहीं है। तो बिल्कुल आप इस वर्ड को जहन में बिठा लें। जहां जहां क्वेश्चन में आपका नहीं आ जाए तो थोड़ा सा पॉज लें, 1-2 सेकंड के लिए रुकें और फिर अच्छे से उसको कैलकुलेट करें कि क्या कहना क्या चाह रहा है, क्या बोल रहा है वो आपसे। मुख्यतः देश में हमारे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे इसके भंडार हैं। नेक्स्ट क्या है आपका कि 80% जो है कि आपका झारखंड और उड़ीसा। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक राज्य की बेल्लारी, लौह अयस्क की प्रमुख खनन क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपका मयूरभंज, लौह अयस्क के बारे में उड़ीसा में महत्वपूर्ण स्थान है। तो बिल्कुल ये सही है, ए भी सही है और ए भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है विश्व के भूगोल में महाद्वीप, देश, महासागर। हालांकि मैंने अभी आपको बताया था कि महाद्वीप इतना आसान नहीं है सेगमेंट। नदियां, पर्वत एक बहुत वास्ट सिलेबस है, तो हमें कम से कम उसकी मोटी मोटी विशेषताओं साथ साथ जो टिपिकल हैं, जो यदा कदा क्वेश्चंस हमारे पिछले पेपर्स में पूछी जा चुकी हैं। अभी मैं पेपर्स भी बताऊंगा आपको कि कौन कौन से पेपर्स आप ले सकते हैं, जैसे कि आप कुछ अच्छे क्वेश्चंस का चुनाव करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 2020 में आपसे पूछा गया पर्वत शिखर और महाद्वीपों के बारे में और सुमेलित नहीं है। देखिए आपसे काफी सारे क्वेश्चन वो पूछ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि नहीं। अच्छा खासा यदि आपको आंसर याद भी है तो कई बार ऐसा टिक हो जाएगा कि 1 नंबर आपका खा जाएगा, केवल नहीं खाएगा। तो किलिमंजारो अफ्रीका है, माउंट मैकले उत्तरी अमेरिका है, आपका एंकांगुआ दक्षिण अमेरिका जो कि आपके एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, ये रॉकी की है आपकी, और ये आपका अफ्रीका में है। तो एल्ब्रुस जो है कि एशिया में नहीं है, ये आपका कहां पर है? यूरोप में है। तो जाहिर सी बात है कैसा पूछा गया आपसे, केवल स्थान से रिलेटेड चीजें ही पूछी गई हैं। ठीक है, चलते हैं, आगे भी पूछ सकता है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कौन सा नवीन बलित पर्वत है,
पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है। मान के चलो आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि कौन सा, मान के चलो हिमालय ही किस काल में इसकी उत्पत्ति हुई, हालांकि है तो नवीन बली पर्वत। बृहद हिमालय की उत्पत्ति कब हुई, तो योसिन काल में हुई। मान के चलो कि रॉकी भी आपका नवीन बलित पर्वत है, एंडीज। लेकिन अपलेशियन नहीं है, ये आपका विभंजन श्रेणी है आपकी, तो ये बलित पर्वत नहीं है। तो ऐसी विशेषताओं से भी आपका क्वेश्चन आपका बन सकता है। अच्छा, दूसरी बात, खनिज से संबंधित भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे झारखंड का जो आपका नागपुर का पठार है, किस खनिज के लिए फेमस है, बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जल मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा जल मार्ग आर्थिक और युद्ध नीतिक महत्व रखता है। तो जल मार्ग में क्या कहा, पाक, जलडर्मुमद, मलक्का, स्वेज और पनामा, ये सारे के सारे क्या है, हमारे समुद्री जल मार्ग हैं। और समुद्री जल मार्ग में ये आपके, जैसे यहाँ पे लिखा है जल डमरू मध्य, मतलब कि दो जलों के बीच में एक संधि जिसको वह जोड़ते हैं। अभी क्या पूछा आपसे, अभी पूछा है कि आर्थिक और युद्ध नीतिक महत्व है। तो सबसे ज्यादा जो नहर का महत्व है वो आपकी लाल सागर से निकलती है। कौन से सागर से निकलती है, लाल सागर, जो कि यहाँ पर किसको जोड़ देती है, यूरोप को जोड़ देती है। यहाँ किसको जोड़ देती है, ये आपका पूरा अरब सागर को जोड़ देती है। मतलब कि आपका सारा का सारा ये वाला हिस्सा, दक्षिण पूर्वी हिस्सा किससे जुड़ जाता है, पूरा नॉर्थ हिस्से से जुड़ जाता है। यहाँ पर आपका उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो जाहिर सी बात, इतना राउंड लगा के कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो क्लियर हुआ मामला। जलमार्ग आपका कैसा है, आपका राजनीतिक भी महत्व रखता है और आर्थिक महत्व भी रखता है, क्योंकि आपकी जाहिर सी बात है जहाज जब ट्रेवल करेंगे तो बहुत सारे एनर्जी, ऊर्जा की बचत कर लेंगे। लंबा सफर करेंगे तो बहुत सारी एनर्जी हम वहां पर कंज्यूम कर रहे होंगे। फिर वही पूछा है आपसे कौन सा नवीन बलित पर्वत है, तो हिमालय नहीं है, सॉरी ये गलत क्यों, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक गलत लिखा है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 2022 दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार, दक्षिण पूर्व एशिया, अभी मैंने चर्चा की थी आपसे, ये वाला हिस्सा कौन सा है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। दक्षिण पूर्व एशिया कौन सा होगा, ये वाला हिस्सा कौन सा होगा, दक्षिण पूर्व एशिया। तो एशिया के कौन सा हिस्सा, दक्षिण पूर्व पर। मीकांग नदी के बारे में चर्चा करना, किस देश से नहीं गुजरती। देखिए आप कितना क्लिष्ट जो है कि क्वेश्चन है कि हमें वैश्विक नदी में से मीकांग नदी के बारे में वह पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ नीचे के क्षेत्र में आपका जो थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस से गुजरती है और बांग्लादेश से, बांग्लादेश भारत के उसमें आता है, ऊपर की तरफ ही रह जाता है यहाँ पर, यहाँ से वह नहीं गुजरती। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, 90 ईस्ट, क्या पूछा गया आपसे, 19 ईस्ट, पूर्वी रिज में कौन सा महासागर स्थित है। तो जब हम जीरो से बात करते हैं, और किस तरह बात कर रहा है वो आपसे, ये जीरो है पूरे भूमध्य, पूरे आपके गोलार्ध पर, और ये पूर्वी डायरेक्शन की बात, मतलब किस डायरेक्शन की बात कर रहा है, इस डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो यहाँ से जीरो आगे बढ़ेंगे जब हम, तो ये 90 आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो किसकी बात कर रहा है वह, हिंद महासागर की बात कर रहे हैं। आगे हमारा इसी में और क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है सारगेसो सागर कहाँ स्थित है। तो सारगेसो सागर आपका उटली अटलांटिक महासागर में स्थित है। इस सारगेसो माय डियर फ्रेंड एक प्रकार की घास है, क्या है, एक प्रकार की घास है, जो कि कहाँ पाई जाती है, आपकी अटलांटिक, जो कि आपके ऐश टाइप की आकृति में देखते हो आप लोग। यहाँ आपका उत्तरी अमेरिका और यहाँ आपका दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पर जो आपका बरमूडा ट्रायंगल है उसके ऊपर जस्ट, तो वहां पर सारगेसो सागर है। सारगेसो एक प्रकार की घास है, जिसके कारण यहाँ के जो सागर है वहां जो है कि काफी घना पानी हो जाता है, सघनता बढ़ जाती है।
यहाँ से गल्फ स्ट्रीम आपकी एक जलधारा भी निकलती है, यहाँ से लैब्राडोर एक जलधारा निकलती है, और बीच में आपकी यहाँ पर मत्स्य उत्पादन के लिए फेमस ग्रांड बैंक बनता है मत्स्य उत्पादन के लिए। तो क्लियर हुआ कि सार्गेसो सागर कहाँ पर है। ये हिस्सा आपका उत्तरी अटलांटिक होता है और ये हिस्सा आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आपसे 2022 में क्या पूछा गया है, इसमें 2022 में आपसे पूछा गया है लैंडलॉक। अब देखिए आपको ये मैप का सीधा क्वेश्चन है। यदि आप मैप को बड़े अच्छे से वर्क कर रहे हैं, वर्ल्ड मैप देखिए चाहे इंडिया का मैप देखिए, लेकिन मैप पर वर्क करना पड़ेगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपका इंडिया ही है, ठीक, तो आपको पता हो कि ये वाला जो सागर है वो कौन सा सागर है माय डियर फ्रेंड, हिंद महासागर है। कौन सा सागर है, हिंद महासागर है। यहाँ पर जो सागर है उसको हम क्या बोलते हैं हम लोग, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अरब महासागर। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो तटीय प्रदेश कहाँ से, पश्चिम बंगाल से जो तटीय प्रदेश यहाँ से यहाँ तक गुजरात तक, यहाँ से पाकिस्तान आपका चालू हो जाएगा। तो ये सारा का सारा कैसा है, आपका तटीय क्षेत्र है, लैंडलॉक नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें, जब हम मध्य प्रदेश की बात करें तो जाहिर सी बात है, आप गौर से देखिए इसको, यहाँ पर कौन सा क्षेत्र लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, यूपी लगा हुआ है। यहाँ कौन सा क्षेत्र लगा हुआ है, राजस्थान लगा हुआ है। यहाँ कौन सा क्षेत्र लगा है, तो माय डियर फ्रेंड गुजरात लगा हुआ है। यहाँ कौन सा फ्रेंड, यहाँ पर महाराष्ट्र है आपका। यहाँ पर क्या है आपका, छत्तीसगढ़। तो एमपी कैसा हो गया आपका माय डियर फ्रेंड, लैंड लॉक। ये किसी भी समुद्री क्षेत्र से अपनी प्राकृतिक सीमा साझा नहीं करता, तो ऐसे क्षेत्र को हम बोलते हैं लैंड लॉक। तो आपसे कौन सा पूछा गया है, आपसे वैश्विक दृष्टिकोण से पूछा गया है कि कौन सा देश लैंड लॉक नहीं है। तो आपका नेपाल कहाँ आता है, जाहिर सी बात है यहाँ पर है आपका नेपाल। भूटान भी आपका यहीं पर है, यहाँ से यहाँ तिब्बत का पठार लगा हुआ है, पूरा चीन का एरिया है आपका, तो ये भी लैंड लॉक है। लाओस भी आपका लैंड लॉक है। क्लियर हुई बातें आपको। तो आपको वैश्विक नक्शे को, भारत के नक्शे को, एमपी के नक्शे को बहुत अच्छे से करना है। उसको आप चस्पा कर लीजिए। मार्केट में आजकल वैसे भी सस्ते नक्शे आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल आप देखिए, रोज उसको देखिए, तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इजीली कैलकुलेट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़े हम लोग। हाँ, एटलस की और चर्चा करते हैं। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है, तो पर्वत का सीधा महाद्वीप पूछा है, नॉर्मल सी बात है। कुछ प्रमुख पर्वत हैं, सबसे प्रमुख पर्वत है आपका एटलस पर्वत भी है। साथ साथ और भी क्या पूछ सकता है, मरुस्थल भी पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है, नदी भी पूछ सकता है, पठार भी पूछ सकता है, उनकी चोटियां भी कैलकुलेट हो सकती हैं। तो ऐसे करके हमारा ये क्वेश्चन बनेंगे। आगे चले, लास्ट हमारा है विश्व के प्राकृतिक संसाधन। विश्व के प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन जो रिसोर्सेज मिले, सबसे पहले क्या पूछा गया आपसे, घास के मैदान। घास के मैदान जहां जहां है वो आपको बताने हैं। तो घास के मैदान भी यदि हम चर्चा करें तो घास के मैदानों को हम कटिबंध के हिसाब से दो भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांट लेते हैं, दो भागों में। पहला घास का मैदान शीतोष्ण, जो कि आपका 30 से लेकर 60 तक, और यहां पर कौन सा घास का मैदान, उष्ण। ये कहां से कहां तक रहता है आपका, 0 से 30 तक। तो ये जो शीतोष्ण घास भूमियां हैं आपकी, हंगरी के मैदानों में पुष्टाज, चीन के मैदानों में मंचूरिया। पुष्टाज हंगरी के मैदान से ऊपर जाएंगे आप लोग, रूस में तो स्टेपी। नॉर्थ अमेरिका में आएंगे तो आपको मिलेगा प्रेरी। साउथ अमेरिका में जाएंगे मिलेगा तो अर्जेंटीना में आपको मिलेगा पंपास। आप अफ्रीका में पहुंचेंगे तो वहां पर घास भूमि मिलेगी बेल्ट। ऑस्ट्रेलिया में पहुंचेंगे तो आपको घास भूमि मिलेगी आपको डाउन्स। और आप न्यूजीलैंड में जब आप देखेंगे तो यहाँ घास भूमि मिलेगी आपको कैंटबरी। तो ये कौन सी घास भूमियां हैं आपकी, शीतोष्ण वाली घास भूमियां।
यदि हम उष्ण की बात करें, जब हम उष्ण की बात करेंगे तो जो आपका दक्षिणी अमेरिका है वहां मिलेगी आपको लानोज। कौन सी घास भूमि मिलेगी? लानोज। लानोज कहां पर है? वेनेजुएला में है, वेनेजुएला। लानोज के साथ साथ मिलेगी आपको नीचे की तरफ में सेल्वास। सेल्वास के साथ साथ नीचे आपको कंपास। ये जो घास भूमियां हैं ये ब्राजील वाले सेगमेंट में, कहां पर है? ब्राजील वाले में। ये दक्षिण पूर्व में है और ये आपकी कहां पर है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है। फिर आपको कहां मिलेगी उष्ण घास भूमियां? फिर आपको मिलेगी अफ्रीका में। कहां मिलेगी माय डियर फ्रेंड? अफ्रीका में मिलेगी। तो अफ्रीका में मिलेगा आपको सवाना, और सवाना के साथ क्या मिलेगा आपको? पार्क लैंड। तो मैंने आपको घास भूमियों को सारा का सारा दोनों भागों में बांटकर आपको वो भी बता दिया। तो कहाँ है? क्लियर है आपका? स्टेपी आप लगा सकते हो। स्टेपी मैंने कहाँ बताया? ऊपर की दिशा में बताया था आपको, रूस में। पेरी आपका उत्तर अमेरिका है, मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका। बेल्ट्स आपका कहाँ पर? अफ्रीका। और डाउन्स कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड आपकी चीज है, कहां पर कौन सा प्रोडक्शन होता है, दुग्ध उत्पादन कहां होता है, अन्न उत्पादन सबसे बेस्ट कहां है, बागायती कृषि कहां है, और फलों का उत्पादन आपका कहां है। तो दुग्ध उत्पादन आपका कहां है? डेनमार्क है। वाणिज्य हिसाब से अन्न का उत्पादन आपका अर्जेंटीना है। बागायती कृषि आपकी कहां पर है? तो मलेशिया है। और फलों का उत्पादन कहां पर है? मतलब कहने का आशय इस क्वेश्चन से है कि हमारा जो हम बात कर रहे थे अभी सिलेबस को जब हम डिकोड कर रहे थे तो हमने बात की थी कि जहां जहां उत्पादन प्रोडक्शन के हिसाब से जो विशेषता है वो हमारे सेगमेंट को हमें देखना होगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होते हैं। तो जो आपके प्रति प्रशांत महासागर है, जो आपका कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। यहां आपकी बेरिंग जल संधि से इस टाइप से आपको मैप में मिल जाएगा। यहां आपका कौन सा सेगमेंट मिलेगा? रूस। और यहां पर कौन सा सेगमेंट मिलेगा आपको? अलास्का, उत्तर अमेरिका। क्या मिलेगा? अलास्का। अब बीच में देखिए तो इस टाइप से आपको क्या मिलेगा? प्रशांत महासागर। तो जो प्रशांत महासागर है उसमें पूरे वैश्विक ज्वालामुखी का 2/3 हिस्सा आता है। तो फैक्ट क्लियर हुआ आपको? ज्वालामुखी का कितना हिस्सा है यहाँ पे? 2/3 हिस्सा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? प्रत्यक्ष रूप से क्या नहीं है? निर्भर नहीं है। तो उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा वाला? उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। एक्चुअली यहाँ पर बड़े बड़े जो है कि महानगर हैं। क्या है आपके? महानगर है। यही आपका है आपका हॉलीवुड। तो जाहिर सी बात है कि खेती आपकी सबसे कम होती होगी, तो प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर जो है कि वह क्षेत्र निर्भर नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि आपको इस टाइप से कुछ काम करना है। जब आप इस टाइप से क्षेत्र को निकालेंगे, डिफाइन करेंगे, हमारे सिलेबस को डिफाइन करेंगे, जो सिलेबस आपको दे रखा है। हमारी जो मूल चीज है वो माय डियर फ्रेंड्स सिलेबस ही है। जो मूल चीज है वो क्या है? हमारा सिलेबस है। और सिलेबस के साथ साथ हमारा क्या बनता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। इस बात को आप जहन में रख लें, जहन में अच्छे से रख लें कि हमें दो चीजों को बहुत अच्छे से देखना है। सिलेबस को देखना है और PYQs को देखना है। जब हम इनको देखेंगे तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि 2023 का जो प्री आने वाला है उस प्री में किस टाइप से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। हालांकि आपका प्लेटफॉर्म हेलो सर आपके साथ सदा लगे रहेगा। सारे क्वेश्चंस पर हम इस बार करेंगे
कोशिश करेंगे कि 2023 में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आपका रिवीजन करा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट आपको दे सकें। तो कैसा लगा माय डियर फ्रेंड आज मेरा वीडियो ये? आई होपफुली कि ये वीडियो आपके लिए आपकी तैयारी में धार देगा, आपकी तैयारी को और मजबूत करेगा। थैंक यू वेरी मच। से उसे बोला, उसे